हमने विजयनगर के एक राजा के बारे में लिख लिया। हाँ, क्या क्या विजयनगर साम्राज्य में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले तुलुक संगम काल का हरिहर बुक का पढ़ा है ना, और तुलुक काल का क्या पढ़ा? कृष्णदेव राय पढ़ा है ना, वो तो तुलुक का है। ठीक है। अच्छा, इनके जो ध्वज है, ध्वज में किसकी निशानी है? सर नेट कनेक्ट है, एक बार नेट कनेक्ट करते हैं। क्लास चल रही है, कल की क्लास में आप कर दोगे? पहले ही नहीं हो पाएगा। अच्छा, वहां पर क्लास करते हैं। ये था विजयनगर, है ना, ये था आपका विजयनगर। इनका अगर ध्वज बात करते हैं, ध्वज पीला रंग का था। ध्वज जो है पीला, बेस रंग जो था उसका पीला रंग, ठीक है। और बेस रंग के, और अगर इनकी हम्पी है ना, इनकी राजधानी कर्नाटक के एकदम वेस्टर्न साइड में हम्पी इनकी राजधानी पड़ते थे। और इनका ध्वज जो था वो पीला रंग का था। उसमें एक खंजर, एक आधे से भी कम जो चंद्रमा है जिसको ईद का चांद कहते हैं वो, एक सूरज और एक सुअर की फोटो थी। क्या क्या था? खंजर, सुअर, अर्ध भी नहीं, आधे से भी कम, जो ईद का चांद नहीं, ईद का चांद नहीं, जुम्मे का चांद, ठीक है, ऐसा वाला ईद का चांद ऐसा ही निकलता है। हाँ सही है, ईद का चांद और एक सूरज, ठीक है। ये इसके वो था, ठीक है, ध्वज का था, क्योंकि ध्वज के क्वेश्चन आंध्र प्रदेश उसमें आ रखा है, पीसीएस में आ रखा है, ध्वज में क्या क्या, इनमें से क्या क्या नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, सुअर, खंजर। इसके एक ही राजा के क्वेश्चन आई थिंक सो पुट अप हो सकता है, वो है आपके कृष्णदेव राय बर्मन, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से लिख लिया है ना। और एक लिखोगे महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में देखो, बीर बल्लाल प्रथम हमने तृतीय पढ़ा है, बीर बल्लाल का मतलब हमने बीर बल्लाल प्रथम पढ़ा है। कौन था? हरिहर था, और बुक्का इसका फाउंडर था। हरिहर और बुक्का एक बार ध्यान से देख लोगे, इस राज्य का प्रतिस्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, है ना। अब क्या हुआ पहले, क्योंकि दोनों भाई थे, तो फिर पहला राजा ये बना, इसके मरने के बाद दूसरा राजा ये बना, इसके मरने के बाद राजा ये 2 हो गया, ये राजा फर्स्ट हो गया, इसी का बेटा नहीं पोता, ठीक है, पोता बना कौन सा? हरिहर। हरिहर ये बना, इसके बाद इनके वंशज बने, इसके लड़के बनने लगे, ऐसे करके मतलब एक बार करके इनका शासन चला। एक राजा था जिनका नाम था बीर बल्लाल तृतीय। इसी क्रम में आपके ये राजवंश खत्म हुआ, संगम खत्म हुआ, तो कौन से राजवंश आए इनके बाद? सलुवा, है ना, सलुवा राजवंश आए। इस विजयनगर साम्राज्य में कितने? 4 राजवंश थे। पहला था आपका संगम, ये हरिहर और बुक्का वाला, ठीक है। इनकी जब डिसेंडेंट खत्म हुए तो कौन आया? सलूब डायनेस्टी आया, सलूब के राजाओं ने रूल किया। उसके बाद आया तुलुब, और लास्ट कौन था? अरावेडू था, ठीक है। तो जो हमने सलूब पढ़ा था, सलूब के ही मतलब द्वितीय राजवंश, सलूब के, सलुवाओं के एक राजा था बीर बल्लाल, ठीक है। तो बीर बल्लाल में, तृतीय बीर बल्लाल ने मलिक मुहम्मद के खिलाफ लड़ाई की थी, जो इंपॉर्टेंट है। मलिक मुहम्मद कौन था? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सुल्तान के मतलब सिपाही थे, है ना, सेनापति थे मलिक मुहम्मद, ठीक है।
कौन से? मलिक मोहम्मद जायसी। किसके किसके समय काल? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो उन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी शासन को साउथ इंडिया में भी, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ था? ये वाले पार्ट में, ऐसे करके उसका साम्राज्य था, है ना, इधर के साइड। ठीक है, इसने अपनी सेना भेजा और उन्होंने, मलिक मोहम्मद जैसी ने किताब भी लिखी है अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में, मतलब सेना में भी थे और इतिहासकार के रूप में किताब भी लिखी है जिसमें अलाउद्दीन खिलजी की बहुत तारीफ की गई है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था और आक्रमण में मलिक मोहम्मद जैसे के जो आपका मतलब वो है, वो हार गया था। ठीक है, इनिशियली वो हारा था, फिर दोनों के बीच में समझौता किया गया था, क्योंकि मतलब कोई, जैसे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, तो फाइनली क्या होगा? समझौता ही होगा। क्योंकि इनिशियली तो ये लगा था कि यूक्रेन हार जाएगा, लेकिन यूक्रेन नहीं हारा। हार अभी भी नहीं मान रहा यूक्रेन, है ना। हर मतलब हर वहां के नागरिक ने अब हथियार उठा लिए है ना। अपने बच्चों को, वहां पर रेगुलेशन पास हो गया था, अपने मतलब बच्चों को आप यूरोप भेजो, क्योंकि यूरोप में क्या है, उनके रिश्तेदार रहते हैं, है ना, कि सब अपने नागरिक अपने बच्चों को वो भेजेंगे, यूरोप भेजेंगे। और आप मतलब जो कहते हैं ना छुपके से जो बाढ़ करने वाली गोरिल्ला वॉर टेक्निक है, ठीक है, उसके तहत अब आप हथियार उठाओ। क्योंकि ये यूक्रेन जैसे छोटी जगह है, तो उनको इनिशियली 3 साल उनकी पढ़ाई में थोड़ा सा मिलिट्री की ट्रेनिंग करवाई, जैसे जैसे हमारी टेरिटोरियल आर्मी में करवाई जाती है ना, ऐसे ही। ठीक है, तो अब वहां पर बच्चे बच्चे नहीं है, जो बचे हुए हैं एडल्ट बचे हुए हैं, और वो छुपके अंडरग्राउंड बना रखा है पूरा उन्होंने, और छुपके पूरा मतलब फाइट बैक करते हैं। तो वही वो था। ठीक है, इनिशियली मतलब ये लोग कमजोर पड़ गए इनके सामने। ठीक है, ये डायनेस्टी बहुत छोटी दिख रही है, बहुत बड़ी दिख रही है ना साम्राज्य, ये कमजोर पड़ गए। कमजोर पड़ने के बाद फाइनली क्या हुआ, आपके युद्ध चलते रहे और समझौता करना पड़ा। लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में। ठीक है, बीरबल्लाल तृतीय ने दिल्ली सुल्तान द्वारा नियुक्त तृतीय ने दिल्ली सल्तनत नहीं, दिल्ली सुल्तान के नियुक्त मलिक मोहम्मद के विरुद्ध लड़ाई की थी। दिल्ली सुल्तान द्वारा नियुक्त मलिक मोहम्मद के विरुद्ध लड़ाई की थी या युद्ध की थी। अच्छा, कहीं कहीं पर यह भी कहा जाता है, हरिहर और बुक्का ने जो है ना आपके इसके मतलब सत्ता भी हथियाई है, तो दिल्ली सल्तनत के मुसलमान सिपाहियों के सहायता से, ये कहा जाता है। लेकिन इसका ऐतिहासिक प्रमाण आपको नहीं मिलता है, तो आपके पेपर में कहीं अगर आपको पढ़ने को मिले तो आप इसको नजरअंदाज करते ही पढ़ना, क्योंकि ऐसे विवादास्पद विषयों में क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। ठीक है, कहा जाता है, क्षेत्रीय कई सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने बोला है ये बात, और आपके लेकिन मतलब इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि उन्होंने जो सत्ता लिया था और विजयनगर साम्राज्य की प्रतिस्थापना किया था, वो किसी मुस्लिम मतलब राजा या मुस्लिम किसी सेना के सहायता से किया था, ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, लिखो सन 1336 में कृष्णदेव राय के आचार्य हरिहर ने सन 1336 में कृष्णदेव राय के आचार्य हरिहर ने वैदिक रीति से शंकर प्रथम का राज्याभिषेक संपन्न किया था। रिपीट कर दीजिए। सन 1336 में कृष्णदेव राय के आचार्य हरिहर ने वैदिक रीति से शंकर प्रथम, हाँ, वैदिक रीति से शंकर प्रथम का राज्याभिषेक संपन्न किया था।
और तुंगभद्रा के किनारे विजयनगर शहर की स्थापना की थी। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, ये कौन लोग थे, संगम काल के लोग थे। और संगम काल के अपनी क्या होती है, कल्चर अलग होता है, वो प्योरली वैदिक नहीं होते, उसमें हड़प्पा के स्टाइल भी होती है, उसमें वहां के स्थानीय स्टाइल भी है जिसको द्रविड़ शैली कहते हैं। ठीक है, तो वो कंप्लीटली आर्यनों की तरह तो नहीं करते थे, बट शंकर प्रथम जो है वो कंप्लीटली आर्यनों के स्टाइल से उन्होंने क्या किया है, आपके रूल किया है। और उसका श्रेय जाता है वही आपके कृष्णदेव राय के जो आचार्य है, उन्होंने कंप्लीटली मतलब आपका आर्य के वैदिक रीति रिवाज, यज्ञ करना, ये सब जो है वहां पर इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे संगम वंश के तीसरे प्रतापी नरेश संगम महावीर द्वितीय ने, संगम वंश के तीसरे प्रतापी नरेश, क्योंकि हम बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं लिखेंगे, एक एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वही लिख के जाएंगे। ठीक है, हमने कृष्णदेव राय के लिए अच्छे से लिख लिया है ना। संगम वंश के तीसरे प्रतापी नरेश संगम महावीर द्वितीय ने विजयनगर राज्य को दक्षिण का एक विस्तृत सुदृढ़ राज्य बनाने के साथ, दक्षिण का एक विस्तृत कौमा सुदृढ़ राज्य बनाने के साथ साथ नौसेना को, साथ साथ नौसेना को मजबूती दी थी। अच्छा, अब देखो वेदों का, वेद जो है वेद श्लोक में है, मेनली सारे वेद जो है श्लोक में है। ठीक है, वेदों का निबंध जो होता है, निबंध को हम क्या बोलते हैं, उपनिषद। वेदों के ऊपर जब गुरु ने स्टूडेंट्स को मतलब ज्ञान दिया, स्टूडेंट्स ने उसको श्लोक के फॉर्म में ना लिख के निबंध के फॉर्म में लिखे थे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के दो मतलब क्या कहेंगे हम लोग स्कॉलर्स है, जिनका एक का नाम था शायन और दूसरे का नाम था माधव। ये क्रेडिटेड है वेदों के निबंध लिखने के लिए, मतलब उन्होंने उपनिषद लिखा था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उपनिषद क्या, क्योंकि वेद आर्यनों की रचना, तो आर्यन कहाँ रहते थे, ऊपर, तो वेदों के ऊपर मतलब जो निबंध टिप्पणियां है, उपनिषद भी देखो ये लेटर फेज में लिखा गया है, लेकिन ये मतलब उपनिषद के ही पार्ट है, सायन और माधव ने जो लिखा। ठीक है, और ये कब लिखा है, देखो जब सल्तनत चल रहा था, मेडिवियल पीरियड चल। ठीक है, लिखेंगे हरिहर द्वितीय के समय, हरिहर द्वितीय के समय विजयनगर निवासी शायन, विजयनगर निवासी शायन और माधव ने, हाँ साजन वाला सायन, मैम रिपीट कर दीजिए नेट। बता रही हूँ। ठीक है, लिखोगे हरिहर द्वितीय के समय विजयनगर निवासी सायन और माधव ने वेदों के अंतिम निबंध, वेदों के अंतिम निबंध रचना की थी। अंतिम निबंध की रचना की थी। उपनिषद का ही पार्ट माना जाता है, मतलब प्योर उपनिषद नहीं है, उपनिषद का ही कुछ स्ट्रेंजर लिखा था इन्होंने, तो उपनिषद के हिस्से में ही आता है इनका भी, निबंध की रचना की थी।
नेक्स्ट लिखो, सुलुभ राजवंश, सलुवा राजवंश ने 1485 से 1490 तक शासन किया था। 85 से 85, 85, ठीक है 85, हाँ 1485 से 1490, 85 से 90 तक शासन किया था, मतलब सिर्फ 5 साल। इनके समय काल के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति मंत्री नरस नायक था। इनके समयकाल के सबसे लोकप्रिय मंत्री नरस नायक, हाँ नरस नायक था। उसके बाद तलुवा डायनेस्टी आ गया, तलुब है ना, तलुब साम्राज्य आ गया। उसके बाद कृष्णदेव आ गया तलुब साम्राज्य में। इसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, कृष्णदेव राय के सेना में, हाँ कृष्णदेव राय लिख रखा है हमने स्पेशली। कृष्णदेव राय के सेना में 1.5 लाख घुड़सवार, 1.5 लाख घुड़सवार, 88,000 पैदल सैनिक, 88,000 पैदल सैनिक, फुट सोल्जर जिसे कहते हैं, 20,000 रथ, 20,000 रथ हो गया, 64,000 हाथी, 64,000 हाथी, और 15,000 तोप थे, 15,000 तोप थे। अब तुम खुद सोचो उनकी सेना कितनी ताकतवर होगी। ऐसे ही थोड़ी ना मतलब सल्तनत के राजाओं को हरा रखा था उन्होंने, ठीक है, इतनी शक्तिशाली सेना उन्होंने बना लिया था। उसके बाद लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे 1565 के बाद, 1565 के कालीकोट के युद्ध के बाद, 1565 कितना होता है 1565 के कालीकोट के युद्ध के बाद तुलुक राजवंश का पतन हुआ तथा मुसलमान सेना ने विजयनगर के कई, तुलुक राजवंश का पतन हुआ और मुसलमान सेना ने विजयनगर के कई महत्वपूर्ण शहर, विजयनगर के कई महत्वपूर्ण शहर जैसे हम्पी, मदुरई, मैसूर और विजयनगर पर हमला कर वहां के मंदिरों को लूटा, हाँ आक्रमण कर वहां के मंदिरों को लूटा। अब एक क्वेश्चन पुट अप होता है, यही वो मुस्लिम सेना थे 1565, मुगल शासन किसका समयकाल, 1565 मुगल शासन काल है, किसका समयकाल, अकबर का, अकबर का। अब देखो यहां आता है आपके हिस्ट्री में बहुत बड़ा विवाद। अगर अकबर इतना, हमने अकबर के समयकाल को बहुत धर्मनिरपेक्ष पढ़ा है, उसने बहुत वो किया है, तो फिर मुस्लिम सेना ने
विजयनगर साम्राज्य को इतनी बुरी तरीके से उनकी मंदिरों को क्यों लूटा? क्वेश्चन पुटअप होता है। इसका जवाब ये है, हम इस विवाद में नहीं पड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि मैं अच्छा नहीं मानती। यूपीएससी ने अकबर के अच्छा ही, देखो जो शासक होता है वो शासक होता है, ठीक है? अब उसका पर्सनल जो चॉइस होता है वो जो भी हो, एज ए शासक उसने अपने दिल्ली के आसपास के किसानों की भलाई की, ठीक है? क्योंकि उसको भी पता था अगर बढ़िया शासन चलाना है पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? किसानों से। और किसान सबसे महत्वपूर्ण रोल कहां, भूमिका कहां निभाती है? गंगा यमुना दोआब में। तो जम के किसानों की भलाई की, ठीक है? और इस एरिया के किसान खुश थे क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा था। ऐसे भी हम लोग जो नॉर्थ इंडियन है ना, हम कहते हैं देखो अपना तो काम निकलना चाहिए, ठीक है, बाकी बाहर में जाए जनता, हमको क्या है ना। लेकिन अगर सच में ही, मेरे मन में भी ये क्वेश्चन पुटअप होता है, अगर वो सच में ही धर्मनिरपेक्ष थे तो 1000 स्तंभों के मंदिर को जो इतनी बुरी तरीके से लूटा था, मदुरई शहर को जो लूटा था, लूटते नहीं, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष थे ना। मतलब इसका मतलब है अकबर भी अपने सहायता अनुसार धर्मनिरपेक्ष थे, अपने फायदे के लिए धर्मनिरपेक्ष थे। और जब जहां दिखा कि यहां से पैसा आएगा, शासक जो है हमेशा याद रखना, ये एंशियंट इंडिया के शासक नहीं है। एंशियंट इंडिया के शासकों के टाइम पे आपने कभी नहीं सुना कि बुद्ध मंदिर को लूट लिया उन्होंने, जैन मंदिरों को लूट लिया, या उन्होंने, आपको कोई भी ऐसा नहीं कि विजयनगर के कृष्णदेव राय ने मस्जिदों को लूट लिया, ये नहीं सुनने को मिलेगा, ठीक है? वो अलग, क्योंकि वो हम में से है। तो जो हमारा, मतलब इसको सनातनी संस्कृति तो नहीं कहेंगे, जो इंडियन होते हैं ना, इंडियन लूटपाट को नहीं पसंद करते। देखो लूटपाट ये सब जो है, दूसरों के घर में जो भी हो ना, हम ईर्ष्या कर लेंगे लेकिन दूसरों के घर के सामान उठा के नहीं लाएंगे, ठीक है? तो ये एक इंडियन की क्वालिटी होती है इस भूमि की। अब देखो मुस्लिम जो शासक है वो बाहर से ही आए, उज्बेकिस्तान से बाबर आया था, उसी का तो खून दौड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं दिखाया है खून ने भी अपना रंग, ठीक है? तो उन्होंने लूटा है, किसी के घर का सामान अच्छा लगा तो वो उठा के ले जाते, ठीक है? इतना ही डिफरेंस है, इतना ही कह सकते हैं कि अकबर भी अपने सहायता अनुसार धर्मनिरपेक्ष थे। मतलब महान अकबर में, हम महान क्यों बोलते हैं अकबर को, हम धर्म निरपेक्ष पॉलिसी के लिए नहीं बोलते, उन्होंने जो अपने किसानों को अच्छा खासा रोजगार दिया उसके लिए हम उनको धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं। उनके समय काल में गंगा यमुना दोआब के किसानों को बहुत फायदा हुआ, इसीलिए उनको महान कहा जा सकता है। लेकिन आप महान उनके पर्सनल लाइफ को देख के या उसकी धार्मिक नीतियों को देख के मत बोलो। उसी तरीके से अगर हम अशोक को महान कहते हैं तो अशोक को महान कहते हैं उनके प्रशासन और उनकी धार्मिक दृष्टि के कारण। उनके पर्सनल लाइफ को हम फिर नहीं देखेंगे। भाई एक इंसान ऐसा 360 महान नहीं हो सकता, फिर वो मर्यादा से श्री पुरुषोत्तम राम बन जाते, तो वो छोड़ दो कॉन्सेप्ट। एक इंसान को अगर कोई महान कह रहा है ना, उसका वो पॉइंट देखो जो अच्छाई वाला, बाकी बुराई वाला पोर्शन को हम थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलेंगे। सब में है, हम में है, तुम में है, सब में है ना? तो ये कारण है। तो इसको लेके ऐसा नहीं है कि देखो हम अकबर को बुरा भी बोल देंगे, यूपीएससी उनके प्रशासन को अच्छा मानती है ना, तो हम भी मानेंगे। एट द एंड हमको पेपर निकालना है, ठीक है? तो हमारी एथिक्स भी यही कहती है, इंसान की उस, मतलब आपका एथिक्स और इंटीग्रिटी का आपको पेपर देना है, ठीक है? एथिक्स भी आपको यही कहते हैं, एक इंसान को अगर आप प्रोफेशनली जानते हो तो उसके प्रोफेशनल लेन देन को देखो। एक इंसान को आप अगर पर्सनली जानते हो, डोंट कंसिडर हिज प्रोफेशनल डीलिंग, तो उसको आपको पर्सनली देखना पड़ेगा। आप ऐसा मिक्स करके नहीं, अरे तूने उसके साथ ऐसा किया और मियां बीवी भी लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। चाणक्य ने मना किया है ये करने के लिए। भाई प्रोफेशनल रिलेशन इज डिफरेंट और आपकी पर्सनल रिलेशन इज डिफरेंट, ठीक है? उसको आजकल हम क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। मतलब हम किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है, तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी, तेरे में ये कमी, नहीं, ये नहीं करना, ठीक? महान मतलब वो किसानों के लिए बढ़िया काम करके गए, भूमि मापन में ऐसा जबरदस्त काम करके गए हैं, भाई महान ही है। लोगों को पैसा दिया ना, बस खुश हो जाओ। हाँ बोलो, जोर से बोलो।
भाई ऐसा तो हमको भी चाहिए था, हाँ, बट हमको ऐसा मिलेगा नहीं, ठीक है। देखो सरकार पैसा दे रही है, आप गलत फहमी मत पालो, बिन बिन क्वालिटी के घर बैठे पैसा नहीं दे रही, सरकार पैसा खूब बांट रही है, बट स्किल डेवलप करो, प्रूफ करो, बढ़िया आइडिया दे दो ना। हाँ 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, आइडिया दे दो, ठीक है। ये अलग बात है कि आइडिया देने के लिए भी फिर काम करना पड़ेगा, दिमाग से तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 1565 के बाद, 1565 के बाद अडाविरू के निर्बल शासकों का शासन रहा। 65 के बाद अडाविरू राजवंश के, अडाविरू राजवंश के निर्बल शासकों का, निर्बल शासकों का शासन रहा। कब तक? 1600 कितने तक? 1565 से कब तक अडाविरू के शासकों का रहा? 1565 में अडाविरुओं ने स्टार्ट किया, 1600 कितने तक? 1672 तक, मतलब लेटर बाद में इस एरिया में फ्रांस का, फिर बाद में ब्रिटेन का दबदबा बढ़ गया, ठीक है। देखो इसके बाद लिखो, विजयनगर राज्य में सायन और माधव ने कई वैदिक मंदिरों का निर्माण करवाया। साम्राज्य में सायन, दो बंदों का नाम पढ़ा था ना जिन्होंने उपनिषद का एक हिस्सा, मतलब कुछ कुछ पार्ट लिखा है, ठीक है। सायन और माधव ने विशाल वैदिक मंदिरों का निर्माण करवाया, विशाल वैदिक मंदिरों का निर्माण करवाया, जो आज विश्व धरोहर स्थानों में, विश्व धरोहर स्थानों में सम्मिलित है, विश्व धरोहर स्थानों में सम्मिलित है। जैसे हम्पी के विरूपक्ष मंदिर, हम्पी के विरूपक्ष मंदिर, विरूपक्ष, वीर से वीरू, भारतीय साहित्य के इतिहास में, भारतीय साहित्य के इतिहास में, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय साहित्य के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का नाम अमर है। क्योंकि भारतीय इतिहास में विजयनगर साम्राज्य का नाम अमर है क्योंकि तुंगभद्रा की घाटी में तुंगभद्रा की घाटी में ब्राह्मण जैन शैव धर्म के प्रचारकों ने, ब्राह्मण जैन शैव धर्म के प्रचारकों ने, शैविज्म, शिव जी को महान कहने वाले शैव धर्म के प्रचारकों ने रामायण महाभारत तथा भागवत, रामायण महाभारत तथा भागवत की रचना कन्नड़ भाषा में की। रामायण महाभारत तथा भागवत की रचना, रामायण महाभारत तथा भागवत की रचना कन्नड़ भाषा में की थी। अच्छा, इसी समय काल का एक बहुत प्रमुख लेखक है, मैं नाम बताऊंगी, उनका काम तुम बताओगे। वो लेखक का नाम है कुमार व्यास, नाम सुना होगा। कुमार व्यास,
नाम सुना होगा सबने। देखो वेद व्यास मतलब ये नहीं होता है एक बंदा है, वेद व्यास का मतलब होता है अलग अलग बंदों का ग्रुप है, समूह है। अब कुमार व्यास एक ही बंदा है, ठीक है। अब इनका नाम बहुत बार आपको हिंदी साहित्य में सुनने को मिलता है, तेलुगु साहित्य में सुनने को मिलता है। बताओ। कुमार व्यास महाभारत का साउथ इंडियन वर्जन। हाँ, कुमार व्यास का नाम कहाँ सुनने को मिलता है? वेद व्यास बोलते हैं तो संस्कृत महाभारत है ना, कुमार व्यास बोलते तो साउथ इंडियन महाभारत, तेलुगु, तेलुगु, ठीक है। तो कुमार व्यास बहुत बड़ा नाम है। उसके अलावा एक और बंदा है, विद्यारण्य। विद्यारण्य, विद्यारण्य दूसरे बंदे का नाम है, विद्यारण्य, अरण्य वाला विद्यारण्य। ये ना कृष्णदेव राय के दरबार के दरबारी कवि थे। इन्होंने प्रमुख सभी पुराणों का तेलुगु में ट्रांसलेशन किया था विद्यारण्य ने। विद्यारण्य, अरण्य वाला, जंगल वाला, विद्यारण्य। इन्होंने प्रमुख सभी पुराणों का तेलुगु ट्रांसलेशन किया था। पुराणों का तेलुगु ट्रांसलेशन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। उसके अलावा एक बंदा है जिसका नाम है माधव। हमने पढ़ा था सारन और माधव। अब माधव ने क्या किया था? देखो माधव के दो किताबें हैं जो मतलब वैदिक मार्ग प्रवर्तन के रूप में साउथ इंडिया में काम किया। वो दो किताबें, एक है जैमिनीय न्यायमाला और एक है, लिखो, माधव के, नेक्स्ट पॉइंट, माधव के जैमिनीय, मैं लिख के दे रही हूं, जैमिनीय न्यायमाला, जैमिनीय न्यायमाला और पराशर माधव। इन्हीं के कास्ट से एक गोत्र है पराशर। पराशर गोत्र सुना है? पराशर गोत्र, गोत्र में होता है, जैसे भारद्वाज है, जैसे कश्यप है, ऐसे ही एक गोत्र है पराशर। यहाँ भी मिलते हैं पराशर, काफी लोग मिलते हैं, ठीक है। ब्राह्मणों में होता है, तो पराशर इन्हीं के उससे शुरू हुआ, ठीक है। मतलब इनके फॉलोअर्स को पराशर कहा जाता है, ठीक है। इन्हीं, ये वो मुनि थे जिनके अधीन, जिन लोगों ने मतलब शिक्षा प्राप्त की, इनके अपने बच्चे और बाहर के जो भी ब्राह्मण बच्चों ने इनके अधीन मतलब शिक्षा प्राप्त की, तो उनको क्या करते थे? मुनि के नाम लगाते थे। जैसे अगर भरद्वाज मुनि है, भरद्वाज मुनि सबको नहीं शिक्षा देंगे, अस्त्र शिक्षा जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ किसको देंगे? क्षेत्रीय को। क्षत्रिय जो लोग होते हैं, क्षत्रियों को वेदों का ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है। उनका ना जो स्कूल होता था, गुरुकुल होता था, दो टाइप के होते थे। क्षत्रियों को राजधर्म से जुड़ी हुई किताबों के ज्ञान दिया जाता था, तथा आपके जो आपके वो चलाना, तलवारबाजी करना, मतलब ये मतलब फिजिकल ट्रेनिंग देते थे। लेकिन जो इनके अपने होते थे, अपने मतलब कौन से अपने? या तो उनके वंशज हो, ठीक है, मतलब अपने बच्चे हो, भाई का बच्चा हो, या ब्राह्मण हो, ठीक है, उनको सभी प्रकार के वैदिक साहित्यों से ज्ञान दिया जाता था, तथा उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी कंप्लीट दिया जाता था। मतलब ये जो मुनिया होते थे, ये बहुत बड़े बड़े योद्धा भी होते थे, ठीक है। और उनके जो वंशज होते थे वो भी बड़े बड़े योद्धा होते थे, क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग, अब अर्जुन को भी तो द्रोणाचार्य ने सिखाया था। तो द्रोणाचार्य के अपना बेटा क्या था ना? अश्वत्थामा। वो सबसे महान योद्धा थे, उनको कोई मार नहीं सकता था, ठीक है। तो क्योंकि उनका बेटा था, भाई अर्जुन को सिखा रहे तो अपने बेटे को तो कुछ अच्छा ही सिखाएंगे, ठीक है। अब अश्वत्थामा को जो है, उनको वेदों का भी ज्ञान दिया गया, ठीक है। अश्वत्थामा को वेदों का ज्ञान भी दिया गया, उनको फिजिकल ट्रेनिंग भी दिया गया, ठीक है। यही डिफरेंस होता है। अर्जुन अर्जुन सिर्फ और सिर्फ मतलब अस्त्र चलाना जानता था, या फिर अब राजधर्म से जुड़ी हुई वो बातें जानता था, लेकिन वेदों का ज्ञान नहीं था।
इतना डिफरेंस होता था। आप देखो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है राजा अगर वेदों का ज्ञान ले लेगा, अगर ज्ञान हद से ज्यादा अधिक होता है तो क्या होता है, करप्शन होता है। इसका करने का कारण भी ये था ना, इसका करने का कारण भी ये था, देखो एक एक्स्ट्रा यूपीएससी हमेशा एवरेज बच्चों को सिलेक्ट करती है, ये टॉपर वॉपर बहुत पढ़े हुए नहीं होते। यूपीएससी क्वालिफाई करने का एक ही तरीका होता है, वो देखते हैं ये हार्ड वर्कर है कि नहीं। कोई भी एवरेज बंदा, स्कूल कॉलेज का एवरेज बंदा अगर थ्रू आउट हार्ड वर्क 3-4 साल करे तो उसका यूपीएससी बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाता है। रिसेंटली एक मूवी भी आई है, 12वीं फेल था, हार्ड वर्क किया, अच्छा काम किया, नॉलेज गेन की, और वो एक्स्ट्रा मेरिट नहीं देखते। और एक्स्ट्रा मेरिट वाला जिसका दिमाग बहुत खुरापुती एकदम, उसको तो आईआईटी करना चाहिए, उसके लिए सिविल सर्विस नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है, देखो अगर हद से ज्यादा आपका एप्टी स्ट्रॉन्ग है तो आप हर पॉलिसी का विरुद्ध एक नया योजना लेके आओगे। इससे क्या होगा, राजतंत्र क्या हो जाएगा, एक वहां पर अराजकता फैलेगा। हद से ज्यादा दिमाग चलाना भी अच्छा नहीं होता। यूपीएससी के कौन से पेपर होते हैं, या सिविल सर्विस के होते हैं या फिर डिफेंस के पेपर होते हैं, इन सब में एवरेज बंदे लिए जाते हैं। वो कहते भाई हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हार्ड वर्कर हो, जो प्रशासन को चलाने में मतलब जी जान से मेहनत करे, और जो पॉलिसीज आ रही है उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करे। दिमाग ऐसा भी नहीं होना चाहिए एकदम बिल्कुल ही दिमाग से पैदल बंदा है और सिर्फ हार्ड वर्क करता है, ऐसा भी नहीं। मतलब सही 50% वाला बंदा, क्योंकि 90% वाला बंदा ले लिया तो वो क्या होगा, मोदी एक पॉलिसी लेके आ गए, उस पॉलिसी में 100 कमियां ढूंढी और उसके बाद एक काउंटर पॉलिसी तैयार कर रहा, वो उसका तो दिमाग चलता रहेगा, और वो भारत की सुरक्षा के लिए क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। अब आर्मी में ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बंदे को भेज दिया आर्मी में, अब मेजर कह रहा है उधर जाओ, वो जा रहा है उधर, अपना तो दिमाग चलाएगा वो। तो ऐसे बंदों को क्या कहते हैं, साइंटिस्ट बनो, बिल्कुल साइंटिस्ट बनो तुम, ठीक है। निकाल देते हैं उनको, सीरियसली निकाल देते हैं। तुम लोग हंस रहे हो बट सीरियसली निकाल देते, जाओ साइंटिस्ट बनो, आईआईटी में जाओ, यहाँ काम नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो दिमाग को सही दिशा में भी चलाना। तो देखो उस समय पे ब्राह्मणों को पता था हद से ज्यादा ज्ञानी होगा, और या तो हद से ज्यादा ज्ञानी हुआ तो वो राज नहीं करेगा, क्योंकि उसका मेन मकसद क्या होगा, जनता की भलाई। अब एक बात बताओ, खूब ज्ञानी वेदों का ज्ञान दे दिया उसको, वो तो कहते हैं मरने के बाद तो देखो हम कुछ लेके ही नहीं जाएंगे, इस दुनिया में रखा क्या है, मोक्ष की प्राप्ति करनी। अबे तेरा राज्य कैसे चलेगा, तो उसको नहीं दे सकते ना इतना ज्ञान, मोक्ष की प्राप्ति करता रहेगा वो। आम जनता को भी पकड़ पकड़ के यहाँ युद्ध करने के लिए वो आ रहे हैं, सिपाही आ रहे हैं, राजा को राज्य विस्तार नहीं करना भाई, राजा कह रहे आओ, तलवार से कुछ नहीं मिलता। दादा शिको, इसका सही उदाहरण था दादा शिको। दादा शिको पढ़े लिखे गया, तो दादा शिको ने क्या बोला, मैं राज नहीं करूंगा, ठीक है, हो गए। क्योंकि राज में रखा क्या है, फाइनली तुमको भी मरना मुझको भी मरना, तो मैं राजा बन के करूं क्या। अबे गया तो तुम्हारा राज्य मतलब पानी में, है ना। तो इसीलिए जो है उनको पूरी ट्रेनिंग नहीं देते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लिखेंगे क्या लिखा हमने, माधव के जैमिनीय न्यायमाला और पराशर माधव, हाँ माधव ने जैमिनीय न्यायमाला और पराशर माधव नामक ग्रंथ की रचना की थी, हाँ ग्रंथ की रचना की थी, जो मीमांसा के रूप में जाना जाता है। हमने पढ़ा है ना मीमांसा, मीमांसा है ये, जो मीमांसा के रूप में जाना जाता है। जाना जाता है। अब आते हैं, मीमांसा के रूप में जाना जाता है, मीमांसा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद लिखो, इस साम्राज्य के विरासत के तौर पर, इस साम्राज्य के विरासत के तौर पर, इस साम्राज्य के विरासत के तौर पर स्मारक संपूर्ण दक्षिण भारत में मिलता है।
क्योंकि हमने देखा है आंध्र प्रदेश भी उनके हिस्से में आ गया, महाराष्ट्र भी आ गया, कर्नाटक तो था ही, तमिलनाडु था ही, केरल था ही, तो कुछ बचा क्या। तो इस साम्राज्य के विरासत के तौर पर स्मारक संपूर्ण दक्षिण भारत में मिलते हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध हम्पी है। जिसमें से सबसे प्रसिद्ध हम्पी है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में कर्षम पत्थर का प्रयोग, दक्षिण भारतीय मंदिरों में कर्षम पत्थर का प्रयोग, कर्षम पत्थर का प्रयोग सबसे पहले विजयनगर के राजाओं द्वारा किया गया था। सबसे पहले विजयनगर के राजाओं के द्वारा किया गया था। मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के बाहरी, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर के बाहरी प्रवेश द्वार, हाँ कॉमा, विरूपाक्ष मंदिर, हाँ विरूपाक्ष मंदिर, कॉमा, हम्पी के रघुनाथ मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी के रघुनाथ मंदिर और हम्पी के ही बालक कृष्ण मंदिर, बालक कृष्ण मंदिर विजयनगर के स्थापत्य शैली का, बालक कृष्ण मंदिर स्थापत्य कला का क्या लिखेंगे, सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे अच्छा उदाहरण है। बाद में इसी स्थापत्य शैली को, बाद में इसी स्थापत्य शैली को द्रविड़ स्थापत्य शैली भी कहा जाने लगा। द्रविड़ स्थापत्य शैली भी कहा जाने लगा। अब देखो द्रविड़ शैली का जो, या फिर इसको प्रोविडा शैली भी कहा जाता है, देखो द्रविड़ स्थापत्य शैली भी कहा जाने लगा। ठीक है, अब इसका बहुत बढ़िया उदाहरण में मतलब क्या क्या है, मैं आपको सबसे पहले, एक तो विट्ठल की मंदिर है, एक ऐसा मंदिर है जो हम्पी में है, 1000 स्तंभों का मंदिर। उस मंदिर में गंधर्व गृह, देखो एक तो होता है नागारा स्टाइल, मतलब नॉर्थ इंडिया का स्टाइल, ठीक है, नागारा स्टाइल में जो गंधर्व गृह होता है, ऐसा नहीं होता गंधर्व गृह, रुको, मान लो आज हम लोग अपने नगारा स्टाइल देखते हैं, इसका जो गंधर्व गृह मतलब मेन पूजा होता है वो स्क्वायर होगा। ये मेरा स्क्वायर हुआ कि रेक्टेंगल बना, रुको स्क्वायर ही बनाएंगे हम, ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर शिखर होगा, मान लो मैंने ऐसे शिखर बनाया जगन्नाथ मंदिर के जैसे। अब ये जो आपका शिखर है, शिखर के बीच में कोई स्तंभ नहीं होगा, तो ये शिखर कैसे बनाएंगे, इसमें रॉड का प्रयोग करते हैं, आयरन का प्रयोग करके इस शिखर को बनाते, रॉड का प्रयोग नहीं होता, स्तंभों का प्रयोग नहीं होता। दक्षिण भारतीय शैली के शिखर ऐसे नहीं होते, मतलब ये सर्कुलिनियर हुआ ना, सर्कुलिनियर हुआ इसका,
सर्कल मतलब गोल, और लीनियर मतलब ऐसे ऊपर। अब दक्षिण भारतीय शैली में होता है पिरामिड टाइप्स, ठीक है, मतलब ये ऐसा होगा पिरामिड स्टाइल, ऐसे इसमें ऐसे ऐसे पत्थर होता है ना, ऐसे ऐसे होंगे, बट स्टाइल ऐसा है। तो इसमें जो गंधर्व गृह होगा उसके अंदर इसको सपोर्ट के लिए पिलर्स दिया जाता है, ऐसे पिलर्स देते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे आया फिर पिलर आया, फिर ऐसे आया पिलर आया, पिलर से सपोर्ट मिलेगा। हाँ वही वही चीज होती है, हाँ रामेश्वरम में, हाँ ठीक है। तो फिर अब ये जो शैली है, इस शैली को विजयनगर ने सबसे वो किया, मतलब प्रसिद्ध किया। विजयनगर में आपका हम्पी में 1000 स्तंभों का मंदिर, ठीक है, उस मंदिर को कहते हैं 1000 स्तंभों का मंदिर। 1000 स्तंभ, क्योंकि इसके गंधर्व गृह इतना बड़ा है, उसके अंदर ऐसे जो पिलर्स बनाए गए 1000 पिलर्स। और आप वास्तु शैली का एकदम अल्टीमेट एग्जाम्पल ये देखो कि हर, अगर इस पे ऐसे बजा के देखोगे तो जो भारतीय वाद्य यंत्र है, किसी में से तबला की आवाज आएगी, किसी में से सारंग की आवाज आएगी, किसी में से आपका हारमोनियम की आवाज आएगी। तो इनको बजाने से क्या होता है, आपके कुछ कुछ वाद्य यंत्र की आवाज आती है 1000 स्तंभों में, ठीक है, गंधर्व गृह के अंदर है। गंधर्व गृह क्या कहाँ कहते हैं, जो मेन मंदिर के अंदर मेन भगवान जी को बनाया जाए, जैसे हमारा राम मंदिर। अब राम मंदिर ऐसे है और इसमें ऐसे छोटे छोटे मंडप है, ये मंडप मतलब हो गया प्रेयर हॉल, मतलब क्या हो गया, ज्यादा जनता आएगी तो यहाँ रोक देंगे और यहाँ पर राम लल्ला हमारे बैठे हुए हैं, जहां हमारे राम लल्ला बैठे हुए हैं वो क्या है, गंधर्व गृह। और बाकी जो वेटिंग हॉल है इसको क्या बोलते हैं, आपके मंडप, ठीक। इनके जो मंडप होता है, मंडप और वेटिंग हॉल हमारा देखो एक ही छत पे, एक ही बीम पे बना होता है, इनका अलग अलग होता है। जैसे मान लो ये गंधर्व गृह है तो ये वेटिंग हॉल हो गया, बीच में खाली गैप होगा। अब जो ये स्टाइल है विजयनगर का स्टाइल, इसमें ऐसे 1000 स्तंभ है मेन गंधर्व गृह। आप गंधर्व गृह के 1000 स्तंभों के मंदिर को बजाओगे तो एक एक अलग अलग वाद्य यंत्र आएंगे। जो मेन गंधर्व गृह का टॉप है, ऐसा है ना टॉप, इसके अंदर जो पिलर्स लगाए गए वो हवा में लटकी हुई है, जिसका जिसने टॉप को पूरा सपोर्ट दे रखा है वो खुद हवा में लटकी हुई, ठीक है। लोग अपने ऐसे मन्नते वन्नते मांगने के लिए उसके नीचे से लाल कपड़ा निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये वास्तुकला का अंतिम, मतलब एकदम बेहतरीन वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। अंग्रेजों ने इनको काट काट के भी देखा कि ये आवाजें कैसे क्रिएट किया गया है, लेकिन नहीं समझ में आती। और फिर फाइनली उन्होंने बोला इनको इस एंगल से बनाया गया है कि वो वाद्य यंत्र की आवाज आते हैं। कहा जाता है जब मेन मतलब आपके विरूपक्ष भगवान जी की पूजा होती थी तो माना जाता था कि स्वर्ग के अप्सरा, मतलब जो ढोल वादक आते थे वो आके बजाते थे और भगवान जी की पूजा होती थी, ऐसा मतलब लोकल लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, ठीक है। तो इस टाइप के मंदिरों का, अब ये मतलब आपके बेहतरीन एग्जाम्पल हो गया है ना। अब लिख लेंगे हम लोग वास्तुकला, विजयनगर साम्राज्य का वास्तुकला, क्योंकि क्वेश्चन वास्तुकला साहित्य से आता है। और एक नाम बोला, वो नाम है प्रोविडा शैली, ऐसे लिखते हैं प्रोविडा, उसका दूसरा नाम है प्रोविडा शैली। मतलब आज द्रविड़ शैली में, जैसे नगारा शैली पढ़ते हैं हम नॉर्थ इंडिया के, हम जब वो पढ़ते हैं मंदिर पढ़ते हैं उसमें हम लोग अलग अलग शैली पढ़ते हैं। जैसे हमने एक शैली पढ़ लिया कलिंग शैली, ठीक है। उत्तर भारतीय मंदिरों में एक शैली है, उड़ीसा में अलग मिलता है कलिंग शैली, जहां पर रेखा देवला की मतलब देवला पूजा होती है। देवला मतलब वो तो हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे वो चीज। उसी तरीके से द्रविड़ शैली में विजयनगर शैली एक प्रमुख शैली, ठीक है, उसमें उसको प्रोविडा शैली भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी मंदिर कुछ अलग होगी, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा कि उनका जो शिखर होगा एकदम ऐसा होगा, लेकिन और कुछ कुछ डिफरेंस होता है सभी शैली, ठीक है, लिखेंगे। अब हम विजयनगर को कैसे जानते हैं, हम्पी के नाम से जानते हैं। बस हम लोगों को विजयनगर बोलते हैं तो हम विजयनगर नहीं बोलते, हम क्या बोल देते हैं सीधा सीधा हम्पी, क्योंकि उन्होंने हम्पी में इतना काम किया, अपने राजधानी में इतना काम किया, ठीक है। कि हम विजयनगर साम्राज्य को कहां तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, केरल कहेंगे, हम सीधा विजयनगर बोलते हैं तो हमारा दिमाग हम्पी जाता है,
कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, लिखेंगे इसके वास्तुकला में नरम पत्थर के स्थान पर कठोर पत्थर का प्रयोग किया गया। इसके वास्तुकला में नरम पत्थर के स्थान पर कठोर पत्थर का प्रयोग किया गया। अब देखो, इसी वजह से ऐसा नहीं है मुसलमानों ने यहां पर आक्रमण नहीं किया। हमारा जो नॉर्थ इंडिया में मंदिर बनता है वो किससे बनता है? अपसादी पत्थर से। ठीक है, और अपसादी पत्थर को हथौड़ा मार दोगे टूट जाएगा। आपका घर है अपसादी पत्थर से बना हुआ, तो क्या होता है उसमें? हथौड़ा भी मार देते टूट जाता है ना। लेकिन यहां पर कठोर पत्थर में आग्नेय पत्थर का प्रयोग किया गया, तो मारो ना टूटेगा नहीं। तो उनकी मंदिरें टूटी हुई नहीं है। अकबर ने भी यहां से लूटा, तोड़ने की कोशिश नहीं की। क्या अगर मेरे सेना फालतू में तोड़ तो पाएंगे नहीं। ठीक है, तो नागारा स्टाइल में अपसादी पत्थर का प्रयोग होता है, जबकि आपके द्रविड़ स्टाइल में आग्नेय पत्थर। समय ज्यादा लगता है, पैसे ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन रिजल्ट भी बढ़िया होता है। मतलब ये यूपीएससी का एग्जाम जैसा है। एक होता है एसएससी देना, ठीक है, समय कम लगता है। अब एसएससी देना हो गया, क्या हो गया? अपसादी पत्थर से निर्मित मंदिर, समय कम लगा। ठीक है, अब बैंकों का पेपर देना, पहले लोगों ने कम मेहनत पे पेपर निकालने के लिए बैंकों का पेपर देते। अब क्या हुआ? समय के साथ कर दिया बैंकों को प्राइवेट। अपसादी पत्थर थे, टूट गया, सरकारी नौकरी का सपना खत्म। ठीक है, अब तुम क्या कर रहे हो? तुम आग्नेय पत्थर से निर्मित हाँ मंदिर का निर्माण कर रहे हो। मेहनत ज्यादा, खर्चा ज्यादा, समय ज्यादा, लेकिन जब एक बार पोस्टिंग लोगे उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी नहीं हिला सकता। ठीक है, चीफ मिनिस्टर तुम्हें ट्रांसफर कर पाएगा, लेकिन या सस्पेंड नहीं कर सकता, है ना। डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाओगे, हाँ भाई मुझे क्यों सस्पेंड किया गया? तुम क्या बन गए फिर? आग्नेय मतलब द्रविड़ शैली के मंदिर बन जाओगे तुम। कठोर पत्थर से बना। ठीक है, इसीलिए मुसलमान आक्रांताओं के बार बार कोशिशों के बावजूद टीपू सुल्तान ने कई मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, तोड़ ही नहीं पाए। मतलब उसका वो झुकी तू खड़ा, अबे हथौड़े से तोड़ोगे क्या आग्नेय पत्थर? वो तो कई 100 सालों में एक मंदिर बनवाई, कई राजाओं ने लगातार उस पर मेहनत करके एक मंदिर बनाई। ठीक है, कई बार मतलब कई सालों तक हथौड़ा मारने पे 1 इंच पत्थर टूटता था। लाखों लोगों को लगा के रखा, रोजगार दिया, ऐसे मंदिर बने। तुम हथौड़ा से तोड़ दोगे? तुम्हारे तोप भी नहीं तोड़ सकती। तोप चलाई गई थी हैदर अली के समय काल में, हम्पी पे तोप चलाई गई, तोपों में भी नहीं टूटा। अबे आग्नेय पत्थर है वो, ऐसे कैसे टूट जाएगा? तो आज हमें साउथ इंडिया की मंदिरें, पुरानी मंदिरें देखने को मिलता है, नॉर्थ इंडिया में नहीं देखने को मिलता। आग्नेय देखो, जो रामलल्ला की मूर्ति है, ठीक है, वो क्या है? आपके शालिग्राम पत्थर का है। शालिग्राम पत्थर आग्नेय पत्थर है, ऐसे कैसे टूट जाएगा? उसके अंदर पानी भी नहीं घुस सकता। जितना पानी डालोगे उसका सरफेस उतना स्मूथ हो जाएगा, खराब नहीं होगा। ठीक है, तो टाइम लगता है ऐसे पत्थर को। आजकल तो देखो टेक्नोलॉजी है, आजकल टेक्नोलॉजी है, जो मूर्तिकार होते हैं उनके पास ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं कि, लेकिन फिर भी तुम सोचो उस बंदे को, ठीक है, ये काम 1998 में दे दिया गया था कि आप मूर्ति बनाना शुरू करो। अभी तो वो हाइक में आया। ठीक है, जो राम जन्मभूमि वो थे, उन्होंने 1998 में उस मूर्तिकार को, जब वो बीटेक करके निकला ही था, ठीक है, और उसने अपनी नौकरी नहीं करते हुए मूर्ति कला में काम करना चाहा, तब उसको वो काम दे दिया गया। ठीक है, तो बहुत टाइम लगता है, आग्नेय पत्थर इतनी इजीली नहीं बनता। लिखेंगे वास्तुकला में मंदिर अखंड मूर्तियां, मतलब एक ही पत्थर से पूरी मूर्ति बनाई जाएगी। ठीक है, वास्तुकला में मंदिर अखंड मूर्तियां, महल, आधिकारिक भवन, शहर आदि शामिल थे। शहर, आधिकारिक भवन, शहर आदि शामिल थे।
मंदिर के बाहरी दीवारों को ग्रेनाइट पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर से बनाया जाता था। बाहरी दीवारों को ग्रेनाइट पत्थर से बनाया जाता था। मंदिरों के चारों ओर महानवमी टिब्बा, मंदिरों के चारों ओर महानवमी टिब्बा, नवमी, अष्टमी नवमी, नवमी टिब्बा या कल्याण मंडप, कल्याण मंडप या मंडप या हजारा राम मंदिर, इसके प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। एग्जाम्पल लिखो। ये कहां मिलता है? मतलब मंदिर किसी का भी हो उसमें, क्योंकि राम ऐसे राजा थे जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने प्रजा को रखा और इंसानों में मर्यादा श्री पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसीलिए मंदिरों के जो मेन भवन होता है उसके आसपास राम मंदिर जरूर बनाया गया है। इसका मतलब यही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है विट्ठल मंदिर। हाँ, एग्जाम्पल लिखो, विट्ठल मंदिर, कॉमा लोपाक्षी मंदिर और नरसिम्हा मंदिर। विट्ठल मंदिर, लोपाक्षी मंदिर और नरसिम्हा मंदिर। हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, पता है ना? 1984 में हम्पी शहर को पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया, क्योंकि यहाँ के जो मतलब राजमहल थे वो भी ऐसा था जो राजमहल हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता है मंदिर है। ये जो आपका क्या है इसमें, एक तो है आपका हजारा रामास्वामी मंदिर जो 1000 स्तंभों का मंदिर कहा जाता है, ये मतलब सारे विट्ठल को मंदिरों का एक नगर समझ लो। सॉरी, हम्पी को नगरों का, मंदिरों का वही। वहां पर आम जनता के घर भी ऐसे बने हुए हैं जो आग्नेय पत्थर से बने हुए हैं और जिसमें आम जनता रहते थे, और वो भी पूरा का पूरा मंदिर जैसा ही एकदम मतलब बेहतरीन वास्तुकला का वो है। इसीलिए बाद में यूनेस्को ने बोला एक दो को क्या करना, पूरे को ही कर दो, काम ही खत्म। ठीक है, अब लिखो जरा विट्ठल स्वामी मंदिर। बहुत क्वेश्चन आ रखा है। प्रतिष्ठित मंदिर में अद्भुत पत्थरों की संरचनाएं हैं। प्रतिष्ठित मंदिरों में, प्रतिष्ठित मंदिर में अद्भुत पत्थरों की संरचनाएं हैं, जैसे पत्थर की संरचनाएं हैं, जैसे पत्थर का रथ और संगीतमय स्तंभ। खंडर का स्तंभ इस मंदिर में, हाँ स्तंभ बजाओगे तो ही मजा आएगा, एकदम ऐसे हम लोगों की बजाने से नहीं होता। ठीक है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी में बजाना पड़ता है, एकदम मजा वाला संगीत बनता है। ठीक है, अब इस मंदिर में विट्ठल भगवान की पूजा की जाती है। अब विट्ठल किसका रूप है? विष्णु का। विट्ठल भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, उसके बाद लिखो लोपाक्षी मंदिर। लोपाक्षी मंदिर, यह मंदिर अपने वर्गाकार छत, यह मंदिर अपने वर्गाकार छत और उसके ऊपर बने हुए यक्ष यक्षिनियों के, यक्ष यक्षिनियों के
यक्ष यक्षिनियों के मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब उसका जो छत है ऐसा लोपाक्षी मंदिर का ऐसा वर्गाकार है, ऐसे ऐसा है, और इसके ऊपर ना बहुत सारे यक्ष यक्षिनियां, ठीक है, ऐसे ऐसे बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे मूर्ति। हाँ, मीनाक्षी टेम्पल है, कलरफुल। लोपाक्षी नहीं है। लोपाक्षी जो है ना कलरफुल नहीं है, लेकिन तुम लोगों ने देखा होगा इसका, क्योंकि बहुत सारी सुंदर सुंदर औरतें और यक्ष यक्षिनियों की मतलब अप्सराएं उनकी बनी हुई है। बहुत फेमस मंदिर है। मतलब इसका टॉप जो है वर्गाकार है। ठीक है, इसके बाद लिखो विट्ठल मंदिर। हाँ, विरूपक्ष लिख लिया, विरूपक्ष मंदिर लिखो फिर। ये ना राजमहल के अंदर का मंदिर है, मतलब जो राजा राजमहल में रहते थे उसके अंदर जो शाही हम लोग घर में मंदिर बनाते हैं ऐसा ही मंदिर था, जो मतलब आज एकदम बहुत फेमस है। लेकिन ये विरूपक्ष मंदिर शाही परिसर के भीतर, और ये शिव जी के मंदिर है विरूपक्ष, शाही परिसर के भीतर सबसे पुराना हिंदू मंदिर है। जो विजयनगर शासकों के संरक्षक देवता विरूपक्ष, विजयनगर शासकों के संरक्षक देवता विरूपक्ष, ब्रैकेट में कौन लिखोगे, विरूपक्ष कौन है, शिव जी, साम्राज्य के देवता विरूपक्ष, मतलब ब्रैकेट में क्या लिखोगे, शिव जी। कि क्या लिखा है मैंने स्टेटमेंट में, का मंदिर है। ठीक है, चूंकि कई हिंदू मंदिर उगते सूरज का सामना करते थे, मतलब उसका मुंह जो है ईस्ट की डायरेक्शन में होता था। चूंकि कई हिंदू मंदिर उगते सूरज की सामना करते थे, तीर्थयात्री आमतौर पर दीवार वाले मंदिर परिसर के तीर्थयात्री आमतौर पर दीवार वाले मंदिर परिसर के 160 फुट ऊंचे प्रवेश द्वार, दीवार वाले मंदिर परिसर के 160 फुट ऊंचे दीवार, नहीं सबसे 160 फुट ऊंचे प्रवेश द्वार, जिसको गोपुरा कहते हैं। प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं नॉर्मली आर्किटेक्चरल भाषा में, गोपुरा, गोपुरा के पूर्व ओर से प्रवेश करते हैं। मतलब इस मंदिर में एक ही एंट्री है आम भाषा में, वो है ईस्ट की डायरेक्शन से। आगे आप समझ में, हाँ, गोपुरा के पूर्व ओर से प्रवेश करते हैं। विरूपक्ष और उनकी पत्नी पंपा, पंपा मतलब कौन, पार्वती, ए लक्ष्मी बत्ता, विरूपक्ष और उनकी पत्नी पंपा, विरूपक्ष और उनकी पत्नी पंपा जिनके नाम पर हम्पी बसी हुई है। विरूपक्ष और उनकी पत्नी पंपा जिनके नाम पर हम्पी बसी हुई है ना, का विवाह वार्षिक समारोह, विवाह वार्षिक समारोह यहाँ के सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। मतलब शिवरात्रि, शिवरात्रि में ही हुआ था ना शिव और पार्वती जी, कौन से, सावन वाले कि मार्च वाले, वेरी गुड, मार्च वाले। ठीक है, मार्च वाले जो शिवरात्रि है ये यहाँ का, मतलब यहाँ तो ना ये तो अंतरराष्ट्रीय महोत्सव है यहाँ का। इसी के पास रामेश्वरम में सदगुरु जी मनाते हैं। सदगुरु जी के शिवरात्रि तो बहुत माने जाते हैं ना, तो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो सदगुरु जी को अलाउ नहीं है वहां मनाने की, तो यहाँ पर होता है प्रोग्राम और बहुत बड़े पूजा वो होता है, लेकिन एएसआई के अंदर,
एएसआई उस पर पूरी निगरानी रखते हैं कि भाई पत्थर नहीं छूना, पत्थर पे टीका नहीं लगाओगे कोई, क्योंकि नहीं तो आम जनता चली जाएगी तो पत्थरों पे भी टीका लगा लगा के आएगी, एकदम पत्थर नेक्स्ट डे लाल दिखाई देगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके बाद यहाँ की विशेषता है अखंड मूर्तियां, है ना, हेडिंग डाल लो अखंड मूर्तियां। खत्म है बस आज का, हमने विजयनगर खत्म कर दिया, क्योंकि विजयनगर से जो सेक्शन से क्वेश्चन आएगा मैंने पूरा करवा दिया है। अब तुम अच्छे से विजयनगर को नोट्स को पढ़ लोगे, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने साहित्य लिखा दिया, मैंने मूर्तियां लिखा दिया, मैंने मंदिरें लिखा दी, मैंने राजाओं के जो भी, कृष्णदेव राय ही मेन है, उन्हीं के क्वेश्चन आते हैं, बट फिर भी अगल बगल वाले एक दो राजा के जो भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, सारे क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, अखंड मूर्तियों में लिखोगे कृष्ण देव्या की मूर्ति। कृष्ण देव्या ये कौन है? अरे कृष्णदेव राय यार, कृष्ण देव्या की मूर्ति। उसके बाद विष्णु के नरशेर अवतार की मूर्ति, विष्णु के नरशेर। आप बताओ नरशेर अवतार कौन है? नरसिम्हा, ब्रैकेट में लिखो नरसिम्हा। हाँ, सिम्हा मतलब शेर और नर मतलब इंसान। विष्णु के नरशेर अवतार की मूर्ति नरसिम्हा। हाँ, नरसिम्हा। 7 फन वाले नाग, जो आजकल हम लोग विष्णु को याद करते हैं, ठीक है, 7 फन वाले नाग के नीचे योग मुद्रा में लेटे हुए विष्णु की, नाग के 7 फन वाले नाग के नीचे नाग के ऊपर योग मुद्रा में, मैंने नीचे लिख रखा है यार, मैं अपनी नोट्स देख रही हूँ ना, ऊपर को नीचे लिख दिया। 7 फन वाले नाग के ऊपर योग मुद्रा में लेटे हुए विष्णु की मूर्ति। हाँ ठीक ही तो लिखा है, क्योंकि उसके मुंह के नीचे ही तो है। हाँ ठीक है, नीचे। हाँ, क्या फिर से इसको सुधार लेंगे? 7 फन वाले नाग के नीचे योग मुद्रा में लेटे हुए विष्णु की मूर्ति है, ऊपर नहीं है। तो हम तो फन के ही कह रहे हैं, 7 फन वाले। हाँ हाँ, क्योंकि देखो उसके बॉडी के ऊपर ऐसे ऐसे अपना जो शेषनाग है ऐसे लेटे ऐसा था, और उसका ऐसे फन ऐसे था, ठीक है, और इसके ऊपर विष्णु लेटे हुए थे, तो उसके बॉडी के ऊपर लेटे हुए थे, लेकिन उसके फन के नीचे था विष्णु। 7 फन वाले नाक के नीचे योग मुद्रा में लेटे हुए विष्णु के मूर्ति विजयनगर के उत्कृष्ट मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हैं। हाँ, उत्कृष्ट मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हैं। अच्छा, एक बार पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य में शेष नाग को क्या कहा गया है, तो इस शेष नाग का नाम क्या है मुझे बता दो, इसी के साथ हम आज का क्लास खत्म कर दें। इस शेष नाग का नाम क्या है? हम लोग बोलते हैं शेषनाग। विजयनगर साम्राज्य में इस शेषनाग का नाम था आदिशेष। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन पुटअप हो चुका है पीसीएस के एग्जाम में। शेष, आदिशेष, ठीक है, हम कहते हैं शेषनाग, वो आदिशेष कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, देखो साउथ इंडिया के मंदिरों में विष्णु के अवतारों की बहुत मंदिर देखी आपने। अच्छा, शिव जी ने अवतार क्यों नहीं लिया? देखो शिव जी ने भी अवतार नहीं लिया, ब्रह्मा ने भी अवतार नहीं लिया, अवतार विष्णु ने लिया। इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये बता दो। देखो शिव जी क्या है? प्रलय। प्रलय का कोई अवतार नहीं होता, प्रलय जैसा होता है वैसा ही होता है। प्रलय अवतार नहीं लेते, प्रलय चेंज नहीं मांगते। प्रलय कहते जो चेंज हो गया खत्म कर देते हैं, चलो।
कहानी खत्म, वो है प्रलय। तो प्रलय का एक ही रूप है, भयंकर। वहीं पर ब्रह्मा जो है सृष्टि करता है, ठीक है, सृष्टि जो करता है वो सुंदर ही करता है। उसका भी कोई ऐसा तो कोई सृष्टि करता नहीं होगा ना कि मैंने 3 मूर्ति बनाई, मैंने चाहे एक मूर्ति खराब बनाऊंगी, एक थोड़ा सा ठीक बना, एक तो बेहतरीन ही बना दूंगी, ऐसा नहीं होता है। जो भी सृष्टि करता है उसकी पूरी जो मतलब मकसद होता है बेहतरीन सृष्टि करना, तो उसका भी कोई रूप नहीं हो सकता, बहुत सुंदर है। तो फिर रूप किसका है? जीवन का। विष्णु कौन है? जीवन है। जीवन में अलग अलग समय पे इंसान अलग अलग रूप को प्रदर्शन करता है। अलग अलग समय में अलग अलग जब रूप को प्रदर्शन करता है, अलग अलग रूप, अलग अलग क्या है? अवतार है। समझे? जब लाइफ सरवाइव होता है, मैं तुम्हारे सामने एज ए टीचर हूं, ठीक है, तुम मेरे सामने एज ए स्टूडेंट हो, तुम घर जाके एक माँ बनोगी, है ना, अपने हस्बैंड के सामने एक पत्नी बनोगी, अलग अलग रूप है। वही तुम हो, तुम मेरे सामने अच्छे बच्चे हो, ठीक है, अभी बाहर जाओ, ठीक है, एकदम तुम मन चले लड़के हो, पापा के सामने तुम सबसे अच्छे लड़का बन जाओगे, मम्मी के सामने तो क्या ही बन जाओगे, पूछो ही मत। माँ को ऐसे भी अपने बेटे ज्यादा अच्छे लगते हैं, ऐसा मुझे मेरा मानना है, मतलब होता है, पता नहीं क्यों, मुझे ही नहीं है, बट सबको होता है, माओ को ज्यादा करते हैं। अच्छा, लड़कों में तो एक आदत देखी है भाई, कितना भी कूद दो, लड़कों को माँ ही अच्छे लगते हैं, बाप अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद तुम अपने गर्लफ्रेंड के सामने जाओगे, दुनिया का सबसे हैंडसम बॉय, तो अलग रूप है कि नहीं है? तुम्हारा भी अलग ही रूप है। तो रूप को कौन दर्शाता है? अवतार दर्शाता है, ठीक है, वो विष्णु, क्योंकि वो जीवन है, ठीक है। चलो इसी के साथ खत्म करते हैं। कल हमें क्या पढ़ना है? बहमनी। पहले बहमनी पढ़ लेते हैं, बहमनी के बहुत क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरे साम्राज्य पढ़ेंगे। देखो मैं यहाँ क्रॉनिकली नहीं कर रही हूँ। हाँ क्या हुआ बताओ? ठीक है, मैं क्रॉनिकली क्यों नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं ना क्वेश्चन के वेटेज में पढ़ा देती हूँ साउथ इंडिया, क्योंकि आप अगर क्रॉनिकली पढ़ाएंगे, आप एक बात बताओ मुझे, प्राचीन से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है, संगम काल से शुरू करेंगे, उसको करते 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 4 महीना निकल जाएगा। तो बेहतर है हम मेडिवियल समय काल के वो साम्राज्य पढ़ ले जिनके क्वेश्चन पुट अप हो रहे। ऐसे बहुत सारे साम्राज्य थे जिनके क्वेश्चन नहीं है, तो हम क्यों पढ़े उनको? तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से वेटेज वाला साम्राज्य पहले पढ़े, ठीक है। इसके बाद हम बहमनी पढ़ लेंगे, बहमनी के भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो तुम कुछ कहना चाहते हो?